चार दीवारी के भीतर कैसी जिंदगी हुआ करती थी? बिल्कुल, मतलब हमारे जैसे लोग हैं, पर उनकी है कि दिमाग उनके अपने 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 तरीके से नेगेटिव वे में चलते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है, ये जेलर का काम है। जेलर जो है प्रिजनर्स के साथ खेल रहा है, तो उसमें एक भाव आता है जो एक उसको जेलर की जो क्रूरता है, उसको लगता है नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये क्रूर जेलर नहीं है, अंग्रेजों के टाइम का जेलर नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। अगर आप किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेट नहीं करोगे, जेल के अंदर पिटाई नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, वो भी उसका इतना असर पड़ता है, उस थेरेपी का इतना असर होता है। सबसे मुश्किल कौन सा कैदी आपके जीवन काल 35 साल में रहा है? आपको याद आया है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जेल से, बियूर जेल से उनको ट्रांसफर किया तिहाड़ में। तिहाड़ में जब ट्रांसफर किया, इनका ट्रायल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ और उसमें इनको कन्विक्शन हो गया। जितनी देर तक ये जेल में रहे, हालांकि शुरू में इनके वायलेशन की रिपोर्ट्स आई थी, शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे आप देखो इन्होंने वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनवा दिया जेल के अंदर। मुख्तार से जब सामना हुआ था, क्योंकि मैंने तो सामने से देखा, आदमी 6 फीट 3-4 इंच की हाइट थी, इतना बड़ा चेहरा हुआ करता था, तो उसका जो पहला इंट्रैक्शन था वो कैसा था? इनको जब जेल नंबर 4 में रखा हुआ था, तो किसी के बहकावे में आ गए, इन्होंने सुप्रीम को धमकी दे दी, बोला तुम्हारी लाश जो है कहाँ देनी है, तुम्हारी माँ को देनी है, तुम्हारी घरवाली को देनी है, मुख्तार। हाँ। तो जेल क्या इन कैदियों के लिए या ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए, अंडरवर्ल्ड जैसे लोग जो बैठे हैं, उनके लिए सबसे सेफ पनाहगाह क्या? जेल में क्या है कि अगर प्रिजनर हमारी हेल्प ना करे तो हम जेल नहीं चला सकते। नहीं, वो जो डंडे की आवाज आती थी वो तो फिल्मों में था, आपके भी बूटों की आवाज से ऐसा होता था कि प्रिजनर जो होते हैं उनको पता है कि पहले वो कोशिश करते हैं, हर जो हैबिचुअल प्रिजनर होता है पहले वो आपको कोशिश करेगा खरीदने की। 90% प्रिजनर तो ऐसे होते हैं कि आप जेल के पूरे गेट खोल देंगे ना, वो भागेंगे नहीं, उनको पता भी होगा गेट खुले हुए हैं, भागेंगे नहीं। मकबूल भट्ट जेल के अंदर, ये कहानी रूमर है कि कैदियों को थप्पड़ सपने में मारता है। भट्ट जो है उसकी कब्र अंदर ही, कब्र अंदर है, जहाँ फांसी कोठी थी वहीं पे कब्र थी। तो लोग कहते थे कि हमने रात को ना मकबूल भट्ट को देखा, हमारे कई सिपाही अंदर घुसते नहीं देखे थे, हमने मकबूल भट्ट को देखा। जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कहानियां किससे बहुत सुने होंगे, सच्चाई जेलों के अंदर की कैसी होती है फिल्मों ने आपको दिखाया होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसी किताब आई जिसने बहुत कुछ दिल्ली के सबसे हाई सिक्योर्ड जेल यानी तिहाड़, जिसके बारे में हम आप चर्चा करते हैं। कहानियां बड़े बड़े गुंडे, बदमाश, छटे हुए बदमाश जो कहा जाता है, उनकी कहानियां वहां से निकल कर आती हैं उस चार दीवारी के अंदर से। लेकिन वो पत्रकारों के जरिए आती हैं, कुछ लेखकों के जरिए आई हैं, लेकिन असल में वहां पर जो सबसे बड़े कहा जाए कि उन सभी बदमाशों के सुपरिटेंडेंट रहे, जिन बदमाशों को उन्होंने देखा, आज उन्हीं की जुबानी वो कहानियां सुनने वाले हैं। और फिल्मों में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के ज़माने की जेलर कहे जाते थे। अंग्रेज़ों का तो दौर गया, असरानी साहब भी चले गए, लेकिन हम आपको बताएं कि रंगा बिल्ला से लेके और कई ऐसे बड़े बदमाश जिनका जिक्र आज हम करने वाले, उनके दौर के जेलर ज़रूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर का नाम है सुनील गुप्ता जी, एक्स सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल। इसके अलावा बहुत सारी और इनकी ख्यातियाँ हैं, प्रसिद्धियाँ हैं। अभी एडवोकेसी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और कई और जगहों पर। लेकिन आप समझिए कि 35 साल का लंबा करियर, 35 साल था, बिल्कुल 35 साल, 35 साल का ये की जर्नी अपने आप में पूरी कहानी हो जाती है। बहुत कहानी है। तो अगर आप देखेंगे जेल में, हम लोग सोचते हैं कि जेल जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं कि लंबे लंबे कैदी हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कैदी हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। तो रियल जेल अगर आप देखेंगे तो रियल जेल जो है वो हमारे जैसे ही लोग हैं जो वहाँ पे है। कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कोई बहुत खातिर है। तो बिल्कुल, मतलब हमारे जैसे लोग हैं, पर उनकी है कि दिमाग उनके अपने 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 तरीके से नेगेटिव वे में चलते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है, ये जेलर का काम है। नहीं, हम लोग तो कहें कि रिंग मास्टर, एक फिल्म आई थी लखनऊ सेंट्रल करके, अगर आप फिल्मों के शौकीन होंगे तो देखे होंगे। जी। उसमें जो कैरेक्टर था जेलर का, वो बड़ा सख्त था, बहुत कठिन था, टफ था। कैदी थर्राते थे, डरते थे। बड़े बड़े सूरमा वहां पर आते थे, लेकिन जेलर साहब सबको सही कर देते थे।
आपने ऐसा किया था? देखिए क्या होता है कि किसी टाइम पे हाँ जो जेलर का फंक्शन होता था, हाँ वो होता था सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। खाली सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। सेफ एंड सिक्योर कस्टडी का मतलब ये है कोई प्रिजनर जेल से भागे नहीं हाँ और किसी के ऊपर जेल के अंदर अटैक ना हो। हाँ। सिक्योर कस्टडी। अब जो जेलर का फंक्शन है, 3 तरह के फंक्शन है। सबसे पहला सेफ एंड सिक्योर कस्टडी तो है ही। दूसरा है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। मतलब उसको रिफॉर्म करें, आप उसकी सोच बदले। रिफॉर्म क्या होता है? कोई ये आपने कुछ और नहीं करना होता, आपको वेरियस रिफॉर्मेटिव टूल्स हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना होता है। जैसे मेडिटेशन है, आप वर्क थेरेपी है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो योगा है। ये सब चीज़ें आप उनको सिखाते हैं जिससे कि उनका सोचने का तरीका जो है चेंज होता है। और तीसरा जो तो छठे हुए बदमाश होते हैं। अरे नहीं, मैं आपके समय में, मुझे लग रहा है कि रंगाबिला का जिक्र आपने कई बार किया है। हाँ, उन दोनों को आपने देखा होगा, उनकी मानसिकता क्या थी। इसके अलावा वो जो आपके यहाँ जो एक कैदी था वो भाग गया था, जिसकी चर्चा होती, जब आए थे आप पहचान नहीं पाए थे, क्या नाम था उसका? राजू भटनागर, चार्ल्स शोभराज। वो तो कहानियां उसकी अलग ही चलती हैं। हाँ। एक मैंने सुना कोई नाई का काम करता था, वो भी भग गया था। बहुत लोग तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों कैसे, मतलब ये सब जो आप कह रहे हैं कि उनको योगा करवाओ, उनकी सोच बदलो, विचार बदलो, ये बदलते हैं क्या? ये तो छठे हुए इसीलिए हैं जेल में। देखें क्या होता है कि जब आपका काम है रिफॉर्म करना, मतलब यू आर ए टीचर, लाइक ए टीचर, आपको टीचर बन के रहना है, आपको एक रोल मॉडल बन के रहना है। अगर आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि बड़े खतरनाक वो कैदी उनसे डरते थे, बड़े खतरनाक जेलर थे, अगर आप वैसे हो गए तो आप एक काम तो कर रहे हो कि मतलब आप कस्टडी आप सिक्योर कर रहे हो, पर जो 2 और इम्पोर्टेंट काम है, एक रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन का, और दूसरा है उनकी ह्यूमन ट्रीटमेंट, ये काम आप नहीं कर रहे। तो जेलर को जो है ये तीनों काम करने पड़ते हैं। आपको लाइक ए टीचर काम करना है। देखें क्या होता है, सपोज आपकी सोच है, आपकी सोच थी कि एक बंदा बहुत गुंडा बदमाश है, बिल्कुल सही। बाई चांस कभी आपको जरूरत पड़ी, मतलब गुंडा बदमाश है, जेल के बाहर है, बाई चांस आपको उसकी जरूरत पड़ी, आप उसके पास गए। पहले तो आप उसको गुंडा बदमाश समझते थे, पर उसने आपकी ऐसी हेल्प की कि आपको एक उसने नया रास्ता दिखा दिया, तो उसको आप गुंडा बदमाश थोड़ी सोचोगे। उसने आपको जब नई डायरेक्शन, तो आपका एकदम सोचना जो है उसके लिए बदल जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे है कि हमें उनकी सोच बदलनी है। सोच कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमारे वेरियस टूल्स होते हैं जो टेस्टेड टूल्स हैं। जैसे आप किसी को काम सिखा दोगे, पक्की बात है वो बाहर जाके चाकू दिखा के वो जेब नहीं काटेगा या डकैती नहीं मारेगा। और दूसरा क्या है, उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि काम सिखाया है तो मैं अपना मेहनत से काम करूं, क्यों मैं पुलिस से डरता भागता रहूं, तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं करेगा। दूसरा क्या है, आपको उसको दिमाग को ठंडा करना सिखा दो। जितनी मेडिटेशन है, अब विपस्सना मेडिटेशन ले लें, आर्ट ऑफ लिविंग ले लें, राजयोग ले लें, सहज योग ले लें, जितनी मेडिटेशन है ये सब जेल के अंदर, सब जेल के अंदर होती हैं। एक आपके समय में करते थे, ये सब करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन करवा रहे हैं, तो जब मेडिटेशन करवा रहे हैं तो जो एक फर्स्ट टाइमर होता है उसको तो असर बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत सारे हमारे प्रिजनर जो फर्स्ट टाइमर होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये मेडिटेशन बाहर मिल गई होती, या जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पंडितों को बुला लेते हैं बाहर से, गुरुद्वारे के प्रीचर्स को बुला लेते हैं, क्रिश्चियंस के प्रीचर्स को बुला लेते हैं, वो आके लेक्चर देते हैं। लेक्चर देते हैं, जब वो सुनते हैं तो बहुत सारे प्रिजनर ये कहते हैं कि अगर ये लेक्चर हमें बाहर हमने सुन लिए होते, शायद हम इस दिशा में आते ही नहीं, हम इस क्राइम ना किया होता। इसके बाद जो मेडिटेशन है ये डबल थेरेपी है। मतलब एक तो आपने पहले उसको प्रीचर के थ्रू जो है उसको उसका माइंड सेट को चेंज करने की कोशिश की, पर फिर भी उसमें कमी पेशी रह गई, तो फिर हम मेडिटेशन करवाते हैं। इतनी तकड़ी मेडिटेशन होती है कि आदमी की लाइफ को चेंज कर देते हैं। आप तो जेलर से ज़्यादा वहाँ टीचर की भूमिका में रहे, आपने बहुत सारे वेलफेयर के लिए उनके काम भी किए थे, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन जेलों में अक्सर होता है, चूँकि मैं भी आजमगढ़ से हूँ, वहाँ भी एक जेल है, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैं
या फिर कोई ऐसा जो कन्विक्टेड हो चुका है, उनकी दादागिरी बादशाहत होती है। ड्रग्स के मामले आप कई बार कह चुके कि भाई आते हैं, मोबाइल वहाँ पर दी जाती है, सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, तो वो तो ऐसे भी कमांड में नहीं आते। साथ में जेलर के वो बैडमिंटन खेला करते हैं, दूसरे गेम्स खेला करते हैं। तो यही कि जिनकी मानसिकता इतनी कठोर रही है या जो क्रूर रहा है, वो इस ट्रीटमेंट के जरिए कैसे सुधर सकता है? जो नॉर्मल होता है, एक कुछ छोटे मोटे अपराध करके आया, समझ में आता है, वो डरेगा। ये तो दादा होते हैं, ये तो बाहुबली होते हैं, गैंगस्टर होते हैं। मुख्तार का सामना कभी हुआ है आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आप जो बात कह रहे हैं, जो इनके साथ खेलना, ये एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है। अगर जेलर जो है प्रिजनर्स के साथ खेल रहा है, तो उसमें एक भाव आता है, जो एक उसको जेलर की जो क्रूरता है, उसको लगता है नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये क्रूर जेलर नहीं है, अंग्रेजों के टाइम का जेलर नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। जहाँ पे उसके मन में ये आ गया ना, ये तो मेरा दोस्त है, तो आप लगा लो उसका सुधार शुरू हो गया। कहीं फायदा ना उठाने लगे फिर? नहीं, फायदा उठाने लगे। उसके लिए फिर हमारे पास दूसरी चीजें भी होती है। दिमाग भी एक अपना एक किस तरीके से आपने जेल चलानी है, वो जेल चलाने का तरीका रूल्स कायदे में होता है, पर एक लिमिटेड वे में उसको लिबर्टी दी जाती है। अब जैसे मैं बताऊँ, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मेडिटेशन तो मैंने बता दी, हम ना कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं इनके सुधार प्रोग्राम में। अब एक कम्युनिटी वाला बाहर से आया, सपोज वो आया, वो कहता है कि मैं एजुकेशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वो आया, उसने काका का पढ़ाना शुरू किया, कापी पेंसिल लेके आया, सब कुछ किया। तो जो प्रिजनर होता है, आम प्रिजनर जो होता है, उसको ये होता है कि यार जब कम्युनिटी बाहर से अपना टाइम दे के मेरे लिए आ रहे हैं और मैं इन्हीं के ऊपर अत्याचार करता हूँ बाहर जाके, तो उसके माइंडसेट में, सोचने के ढंग में चेंज होता है। आपने जो बात कही है, मुख्तार अंसारी की बात की है, ये लोग जो होते हैं, इनके ऊपर एक डोज का फर्क नहीं पड़ता, एक डोज से फर्क नहीं पड़ता, इनको मल्टीपल डोज देनी होती है। जब आप मल्टीपल डोज देते हैं, तो मैंने देखा है कि डोज कैसा, प्यार से सहयोग वाला या थर्ड डिग्री भी पहुंचता है? दोनों, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ताकि उसको ये भी ना लगे कि बिल्कुल ये साधु है। बिल्कुल साधु उससे भी नहीं बनता। तब तो सिर पे चढ़ जाएंगे। हाँ, सिर पे चढ़ जाए। तो इनको अगर आप डोज देते रहोगे, आप मेडिटेशन की डोज दे रहे हैं, अगर आप ह्यूमन राइट्स किसी का जो है, आज बाई चांस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, अगर आप किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेट नहीं करोगे, जेल के अंदर पिटाई नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, वो भी उसका इतना असर पड़ता है, उस थेरेपी का इतना असर होता है कि वो बंदा अपने आप को समझता है कि मैं ह्यूमन हूँ। और उससे जो है वो उसका एक सुधार प्रक्रिया, जब हमको कोई वायलेशन हम उनके खिलाफ नहीं करेंगे, सुधार प्रक्रिया पहले दिन से शुरू हो जाती है। सबसे मुश्किल कौन सा कैदी आपके जीवन काल 35 साल में रहा है? क्योंकि तिहाड़ तो भाई पूरे देश का सबसे सेंट्रल, और बड़े बड़े अपराधी यहाँ पर रखे जाते हैं। सबसे चैलेंजिंग कौन रहा, जिसको संभालना या समझाना या जो हैंडल करना बड़ा टफ रहा? ऐसा कोई भी नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, जैसे पप्पू यादव है, पप्पू यादव, हाँ, तो बहुत बड़े नेताजी हैं। पप्पू यादव को फॉलोअर सोशल मीडिया बहुत है। वो आपको नहीं, मैं उनकी अच्छी बात बता रहा हूँ। पप्पू यादव है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जेल से, ब्यूर जेल से उनको ट्रांसफर किया तिहाड़ में, क्योंकि उनको ये लगा था, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा था कि ब्यूर जेल वाले उनको ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, जो कि वो बेऊर जेल में, हाँ, बेऊर जेल में। उन्होंने उनको ट्रांसफर तिहाड़ में कर दिया। तिहाड़ में जब ट्रांसफर किया, इनका ट्रायल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ और उसमें इनको कन्विक्शन हो गई थी। जितनी देर तक ये जेल में रहे, हालांकि शुरू में इनके वायलेशन की रिपोर्ट्स आई थी, शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे आप देखो, इन्होंने वहां पे सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनवा दिया जेल के अंदर। जेल थोड़ा नेताओं वाला भी विचार आ गया। नेताओं का विचार होता है, पर धीरे धीरे अगर आप नेतागिरी कर रहे हो, अगर आप जेल में भी आके प्रिजनर्स के राइट्स के लिए लड़ रहे हो, आप जेल में आके कुछ उनके लिए अच्छा कर रहे हो। इन्होंने जैसे जिम का प्रपोजल दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जेल में जिम की बात होगी। उन्होंने कहा एकदम बाहुबली वाली छवि थी भाई, किसी की सुल्तानी आदमी ऐसा कैसे आज, हाँ, वो कहने लगे मैं ना यहाँ जिम बनवाना चाहता हूँ, मैं सब चीजें बाहर से मंगवा दूंगा। हमने कहा ठीक है, बना लो। इन्होंने जेल के अंदर जिम बना दी है, स्टैचू बनाए, देशभक्ति की भावना इन्होंने बहुत ज्यादा जगाने की कोशिश की। बेशक देखो, अब आप देखेंगे आपकी नजर में उनके बारे में क्या वो होगा, पर जो उन्होंने प्रिजनर्स के लिए किया,
बाद में देखो उन्होंने वो जो काम किया उसके बेस पे उनका वो हाई कोर्ट से एक्विटल भी हो गया। अब तो संसद में खुलकर बोलते हैं, अब तो खैर नजरिया नेता ही हो गया, नेता ही हो गया। बाहुबली का दौर भी चला गया अब हर जगह से। अच्छा, मैं मुख्तार वाले में थोड़ा सा जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कई जो हार्डकोर क्रिमिनल, शोभराज की बात हो चाहे सुनील बत्रा की बात हो, और कई ऐसे रहे जिनका आपने कई बार जिक्र किया है। मुख्तार को लेकर, अतीक को लेकर यूपी में एक बहुत बड़ा एक अलग ही भ्रम जाल था या माया जाल था कहा जाए, जिसमें वो बहुत डोमिनेट करते थे। उसको योगी जी ने तोड़ा है। मुख्तार से जब सामना हुआ था, चूंकि मैंने तो सामने से देखा, आदमी 6 फीट 3-4 इंच की हाइट थी, इतना बड़ा चेहरा हुआ करता था, तो उसका जो पहला इंट्रैक्शन था वो कैसा था आपका? देखिए, वो जब जेल में थे उनको जेल नंबर 4 में रखा था। जेल नंबर 4? हाँ, दिल्ली में 16 जेलें हैं, तो उनको जेल नंबर 4 में रखा हुआ था। आजकल 16 जेलें हैं, उस टाइम पे 4 या 5 जेलें थी। कब की बात है ये बात मैं कर रहा हूँ 1999-2000 की। अच्छा। इनको जब जेल नंबर 4 में रखा हुआ था तो किसी के बहकावे में आ गए, इन्होंने सुप्रीम को धमकी दे दी। सुप्रीम को धमकी दे दी कि बताओ, सीधा जाके धमकी क्या बोला, बोलो तुम्हारी लाश जो है कहाँ देनी है, तुम्हारी माँ को देनी है, तुम्हारी घरवाली को देनी है। मुख्तार ने हाँ। वो जो सुप्रिंटेंडेंट थे बेचारे सिविल सर्विस के थे, दैनिक कैडर होती है, तो उन्होंने तो ऐसी चीज़ कभी सोची भी नहीं थी कि जब उनकी पोस्टिंग हुई थी कि उनके साथ ऐसे होगा। तो मैं हेडक्वार्टर में उस टाइम पे था, तो वो एकदम मैं डायरेक्टर जनरल के पास बैठा हुआ था, भागते हुए आए, कहने कि सर मैं जेल में नहीं जाऊँगा। तो डीजी ने कहा क्या बात हो गई? कहा नहीं सर प्लीज़ प्लीज़, वो साउथ इंडियन थे, प्लीज़ प्लीज़। उन्होंने बात क्या हुई है? कहने की कि ऐसे ऐसे उसने आके मुझे धमकी दी है कि आप ये बताओ आपकी बॉडी किसको देनी है। तो क्योंकि वो वाकिफ नहीं थे। अब मेरे को अगर धमकी देते, मैं इन धमकियों का वाकिफ था, पर वो बेचारे वाकिफ नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी मैं जेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहे मेरे को नौकरी से निकाल दो, चाहे कुछ कर दो। वो आदमी देख के ऐसे डर जाए आदमी, ऐसी पर्सनालिटी थी। हाँ, और वो धमकार आ कि भाई किसको देनी है बॉडी बताओ। हाँ, तो उस पे फिर उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को आप हेडक्वार्टर पे कोई भी काम दे दो। फिर उनको हमने हेडक्वार्टर पे बिठाया। तो ऐसे ही किस्से हैं। और दूसरा फिर वो हमें पता लगा कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें एक पता लगा कि फीमेल जेलर है जो मोबाइल उनके तक पहुंचाती है, फोन करवा के, हाँ उनसे बात करवाते, फिर वापस लेके आ जाती है। तो सर ये फैसिलिटी कैसे मिल जाया करती है? फैसिलिटी नहीं है ये, तो आप देखे अनड्यू इंटीमेसी है, इसको अनड्यू या इसको क्या तो खरीदी है। कई गड़बड़ इसमें हमारे जेल में के प्रशासन में तब होती है जब आदमी सिस्टम को खरीदने की कोशिश करता है, या तो अपने बाहुबल से या अपने पैसे से, दो चीज़ों से ही खरीद सकता है। तो जब आदमी बाहुबल से खरीदने की कोशिश करता है, अच्छा लोग जो होते हैं, जेलर भी इंसान है, उसने भी बाहर रहता है, वो इनके भी आगे गुर्गे बाहर रहते हैं, वो कहता है यार इससे दुश्मनी क्या लेनी, जिस तरीके से कह रहा है चलने दो। तो इस टाइप का उनका जेल में कोई अच्छा वो नहीं था। जितनी देर तिहाड़ में रहे हैं तो उनकी रोज कोई ना कोई कहानी जो है सामने आती रहती है। दो कहानी तो मैंने आपको सुनाई, कहानी रही है अतीक और दो कहानियां तो मैंने आपको बताई दी तिहाड़ की। अच्छा, लॉरेंस को लेकर एक चर्चा है, जो कि जेल के अंदर से इंटरव्यू संभव हो जाते हैं, हुआ ही था, हम सब ने देखा। हाँ। और लॉरेंस की गैंग भी वहीं से ऑपरेट होती थी, ये भी कहा जाता है। तो जेल क्या इन कैदियों के लिए या ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए, अंडरवर्ल्ड जैसे लोग जो बैठे हैं, उनके लिए सबसे सेफ पनाहगाह है क्या? कि वहां बैठ के वो सुरक्षित भी हैं, गैंग भी चला लेते हैं, और बिना जेल प्रशासन की व्यवस्था या सपोर्ट के बिना ये संभव कैसे हो जाएगा? देखिए, सेफ एंड सिक्योर कस्टडी, ये मैंने आपको बताई है कि पहला जो फंक्शन है जेलर का, सेफ एंड सिक्योर कस्टडी है। तो ये तो है ही कि जब कोई भी गैंगस्टर है चाहे आम आदमी है, तो उसकी सेफ कस्टडी में तो रखना जेलर की पहली ड्यूटी है ही। जहाँ तक इंटरव्यू की बात कही है, देखें अगर वो तरीके से अगर इंटरव्यू देता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि कोई भी पत्रकार किसी भी प्रिजनर की इंटरव्यू ले सकता है, लीगली ले सकता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कहे तब नहीं आगे मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्रिजनर जो है, चाहे गैंगस्टर है, चाहे डेथ सेंटेंस कन्विक्ट है, चाहे कोई भी है, अगर कोई पत्रकार उसकी इंटरव्यू लेना चाहता है तो उसका राइट है, बेशर्ते जो प्रिजनर है
वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, प्लस सुप्रिंटेंडेंट जेल को कोई सिक्योरिटी के लिए उस ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, दो चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स में कहा हुआ है कि ये प्रिजनर जो है पत्रकार को इंटरव्यू दे सकते हैं, और बहुत सारी इंटरव्यू हुई भी हैं। हाँ, तो ये जो इसने जो इंटरव्यू दी, अगर ये तरीके से चलता तो इंटरव्यू दे सकता था, हाँ। पर इसने गैर तरीके से चला ये, जो कि ऑब्जेक्शनेबल तो है। ये जो जैमर वगैरह वहां लगे होते हैं, ये क्या पैसे वाला खेल था? देखिए क्या होता है कि या तो भाई प्रभाव इतना था लॉरेंस जैमर बिश्नोई का? जैमर जो है, हाँ। ये हर एक जेल में लगाने ये सुप्रिंटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया हुआ है, मैंडेटरी किया हुआ है। तो हर एक जेल में जैमर्स लगे हुए हैं। अब क्या करते हैं कि इनको भी पता होता है कि जैमर से किस तरीके से खेलना है। अब जैमर जैसे आपके यहाँ पुरानी टेक्निक पे चल रहे हैं, 3G 2G पे चल रहे हैं, और आजकल फ़ोन आ गए हैं 5G। तो 5G का टेक्निक का फ़ोन अगर किसी उसके पास पहुंच गया, तो ये जो आपकी जैमिंग जो कैपेसिटी है 3G या 2G या वो है 4G भी है, अगर 5G आ गया तो उसमें उसको जैमिंग उसकी फाल्टी रहेगी। अच्छा, जैमिंग वो नहीं कर पाएगा। तो तिहाड़ में तो सब अपडेट होता होगा? नहीं, तिहाड़ में भी जैसे जैमर्स वगैरह आप लगाते हो, इसमें कई एक प्रक्रिया जो है इसकी काफ़ी जटिल है, और उसमें क्या होता है कि जैमर्स जिस स्पीड से हमारा ये फ़ोन का जो ये बढ़ रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रही है, उस स्पीड से जो है जैमर की वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे। और जेल की व्यवस्था जो होती है, समय कम, इसीलिए मैं बीच में अब चाह रहा हूँ कि कट टू कट हम सबके सवाल हो जाए। हाँ। जेल की जो व्यवस्था होती है, आपने कहा कि बड़ा दोस्ताना व्यवहार हो जाता है कुछ अपराधियों से, और वो लगता नहीं, एक फैमिली जैसा होता है कि आप व्यवस्था चला रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। तो कई दफ़ा हमने ऐसा भी देखा है कि जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट होते हैं, या तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, या वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपके समय में कभी ऐसा रहा कि कोई ऐसा शख्स वहाँ पे अपराधी आया हो जिसको देखकर लगा हो कि ये तो मतलब कहा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट उस तरीके से इसमें आ गया है, वरना ये बहुत अलग चीज़ है? शोभराज को लेकर कहा जाता है कि उसके डिसेंट वे में बातचीत का तरीका हुआ करता था। रंगा बिरला से लेकर और नीचे तक जितनी चेन बनती चली गई, उसमें कोई ऐसा था जो वाकई में लगता था कि ये गलत तरीके से यहाँ पर आया है, या फिर ये अगर कुछ और काम में किया होता तो बहुत शानदार किया होता? देखिए, हर एक जो प्रिजनर आता है, हर एक के उसके काम करने के दो पहलू होते हैं। एक उसका नेगेटिव माइंडसेट होता है, एक होता है पॉजिटिविटी। अब जेलर के हाथ में होता है कि उसकी पॉजिटिविटी को उभारे। अगर उसने पॉजिटिविटी उभार ली उसकी, तो आप लगा लें कि जेल को वो स्वर्ग बना सकता है। मैं आपको बताऊं, जेल में क्या है कि अगर प्रिजनर हमारी हेल्प ना करे तो हम जेल नहीं चला सकते। मुझे लगता है कि हम 1 घंटा भी जो है हम जेल नहीं चला सकते, 1 घंटा भी, क्योंकि हर एक चीज में प्रिजनर हेल्प करते हैं। लेकिन सर, मैंने कहीं ये भी देखा था कि इसका फायदा वो जो पावरफुल कैदी वो उठाते हैं। नया कैदी आता है, उससे वसूली कर लेते हैं, उसको खाना बढ़िया देना है कि नहीं देना है, कैंटीन में उनकी दादागिरी कैसे चलेगी। तो जब उनको इतनी पावर दे दी जाती है या फिर ऑपरेट करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है, तो वहां तो उनकी एक तरह से विरासत बन जाती है। देखिए, ऐसा होता है। ये क्या होता है, जेलर के ऊपर है, सुप्रीम जेल जो है उसके ऊपर है। अगर वो डर गया फिर तो हर एक बंदा उसकी फायदा उठाएगा। वो बाहर भी होता है कि अगर आप डर गए कहीं भी तो आपका फायदा हर कोई आप डरा के रखते थे कि डरते थे? मैं डरता नहीं था। अच्छा, डरा के रखते थे आप? डरा के अगर आप कानून को फॉलो करोगे तो अपने आप डर के रहेंगे। नहीं, वो जो डंडे की आवाज आती थी वो तो फिल्मों में था। आपके भी बूटों की आवाज से ऐसा होता था कि जेल में हड़कंप मच जाए? देखिए क्या होता है कि प्रिजनर जो होते हैं उनको पता है कि पहले वो कोशिश करते हैं, हर जो हैबिचुअल प्रिजनर होता है पहले वो आपको कोशिश करेगा खरीदने की, हमेशा, हर एक हैबिचुअल। 90% प्रिजनर तो ऐसे होते हैं कि आप जेल के पूरे गेट खोल देंगे ना, वो भागेंगे नहीं। उनको पता भी होगा गेट खुले हुए हैं, भागेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। हाँ, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। और वैसे भी उनको वो ये कहते हैं कि हम शांति से अपना बेल लेके तब बाहर जाएंगे। हम क्यों पुलिस के डर से हमारे और हमारा परिवार जो है बाहर डिस्टर्ब रहे। खाली 10% है जो भागने की सोच सकते हैं, भागेंगे नहीं, भागने की सोच सकते हैं। तो जो ये 10% लोग होते हैं ये आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके ऊपर सबसे आपसे बात करेंगे, आपको कहेंगे आप कहाँ के हो,
हाँ जी, मैं यूपी की इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, वो कहेगा मैं भी यूपी की इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कनेक्शन जोड़ लेंगे एक दूसरे से, कनेक्शन एकदम जोड़ देंगे। हाँ। पहला होता है आपके किस रीजन के हो, उससे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश। दूसरा होता है कि आप किस जात के हो। किस जात के हैं। जात इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है अगर जेलों की फंक्शनिंग में बताऊं, क्योंकि जात के ऊपर जो है ना कोई भी प्रिजनर जो है खिल जाता है। खिल जाता है। हमारा स्टाफ भी जो है, जो उस पार्टिकुलर कास्ट का होगा, वो जातियों के नाम पे कैदियों और स्टाफ में जो कि एक अनहोली अलायंस हाँ, हो जाता हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो किसी टाइम पे ये होता था कि अगर कोई जात वाला आदमी कोई क्राइम करता था तो उसकी जो पंचायत होती थी जात की, उनको उनको बाहर कर देती थी, उनकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखते थे, उनका हुक्का पानी बंद कर देते। ये हम सुनते। बिल्कुल। आज की डेट में क्या है कि अगर एक जाति का आदमी है, उसने दूसरी जाति के आदमी को अगर मार दिया है तो उसको हीरो बना देते हैं। एक धर्म का आदमी है, उसने दूसरे धर्म के, बाहर भी होता है, जेल के अंदर भी होता है। जेल के अंदर नहीं, मैं आपको बाहर का बता रहा हूँ कि इसी से क्राइम बढ़ रहा है। अगर एक धर्म का आदमी है, उसने दूसरे धर्म के आदमी को मार दिया, उसको शहीद का वो दर्जा दे देंगे या उसको जो है ये क्या कुछ नहीं देंगे। इससे क्या है, क्राइम बढ़ रहा है। अब एक कास्ट का आदमी, उसको जब आपकी कास्ट वालों ने हीरो बना दिया या आपके धर्म वालों ने हीरो बना दिया, तो उससे और लोग जो होते हैं वो भी, उनको बड़ी हौसला मिलता है कि हम भी जो है ये करें, ताकि हम भी इस कैटेगरी में आए। हो सकता है हमारी पेंशन लग जाए, हमारी कास्ट में इतना नाम हो जाए, या आप जेल से इलेक्शन लड़ोगे तो पूरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप जीतोगे। आप जीतोगे। आप देखो, ज्यादातर मैंने अपनी 35 साल की हिस्ट्री में मैंने 20 लोग देखे होंगे जिन्होंने जेल से इलेक्शन लड़े होंगे और इलेक्शन उन्होंने जीता होगा। तो जब जब क्राइम कोई करता है, क्यों करता है? क्योंकि सोसाइटी में सोसाइटी वालों ने उसको उस्काया, या सोसाइटी से उसने बदला लिया, या उसने अपने अनड्यू उसके एडवांटेज लेने के लिए बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ये फायदा होता। अच्छा, आपने शहीद का जिक्र किया और अफजल गुरु भी वहां पे था। कश्मीर में कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं हमारे लिए वो आतंकवादी था, लेकिन मकबूल भट्ट जेल के अंदर, ये कहानी रूमर है कि कैदियों को थप्पड़ सपने में मारता है, उसकी आत्मा भटकती है। नहीं, इसमें देखिए क्या होता है। और अब ये जो है कि अफजल गुरु की आत्मा, कैदी सोए रहते हैं, चाटे पड़ जाते हैं, सुबह कहते हैं अरे हमें तो सपने में आया था, थप्पड़ पड़ रहे थे। ये जिनके ऐसा है, जो लाल किताब का भी जिक्र होता है। जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं ना, उनको थप्पड़ मारता होगा और औरों को तो नहीं मारता। जब मैं था वहां पे, तब भी लोग कहते थे कि हमने ना मकबूल भट्ट को देखा था। हमारे सिपाही कहते थे। हाँ, ये आप ही के समय की बात है कि मकबूल भट्ट जो है उसकी कब्र अंदर ही थी, कब्र अंदर है, जहाँ फांसी कोठी थी वहीं पे कब्र थी। तो लोग कहते थे कि हमने रात को ना मकबूल भट्ट को देखा। हमारे कई सिपाही अंदर घुसते नहीं थे, कहते हमने मकबूल भट्ट को देखा। फिर उनको समझाना पड़ता था भूत बात कोई बात नहीं होती। अब जैसे आप कह रहे हैं थप्पड़ मारा, तो ये एक कमजोर दिमाग की निशानी होती है। बाकी अब तो बल्कि पहले तो एक कब्र होती थी, अब 2 कब्रें हैं वहां पे। हाँ, अब तो अफजल गुरु और मकबूल भट्ट दोनों। और मुझे पता लगा कि जो वार्ड है वो मोस्ट साउट आफ्टर वार्ड है। लोग जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें खुला एरिया काफी है, जिसमें कि लोग आप टहल लेते हैं। तो क्योंकि देखो, जो वीआईपी फैसिलिटी होती है उसमें सबसे पहला ये होता है कि अगर रहने की आपने जो उसको जो सेल दी है या रहने के लिए जो वार्ड दिया आपने, अगर उसमें खुली जगह है, वो घूम सकता है, खेल सकता है, तो उसको पहली वीआईपी फैसिलिटी वो होती है। दूसरी वीआईपी फैसिलिटी ये होती है कि उसके घर से खाना आ रहा है या बाहर होटल से खाना आ रहा है। तीसरी वीआईपी फैसिलिटी ये होती है कि उसको जब भी मिलने वाला कोई आ रहा है, आप उसको मिलवा रहे हैं। ये मैंने देखा पॉलिटिशियन के केस में ऐसा होता है। तो जब ये 3 चीजें फैसिलिटी होती हैं, उसको जो है वीआईपी फैसिलिटी कहते हैं। ताजपुरिया का जिक्र अभी करेंगे, वीआईपी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। बहुत अपराधी तो आए थे, सुब्रतो रॉय की चर्चा बार बार वहां पर होती थी। उनको जिस तरीके से वहां फैसिलिटी दी गई थी, चूंकि बाय सुप्रीम कोर्ट वो आदेश था, लेकिन उसका क्या मिसयूज कभी होता था? हाँ, खबरें ऐसी हैं कि कुछ महिला पत्रकार भी, कुछ महिला जो दूसरे और अलग अलग प्रोफेशन में थी, सभी जाके मिलते थे मीटिंग के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे। हाँ, देखें उसके लिए क्या किया था कि एक जो हमारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उनको टेम्परेरी बसेरा बना दिया था उनके लिए। क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारी एसी था सारा, हमारा जो एक स्टाफ के लिए एक मीटिंग रूम था, वो सारा एसी था। कोर्ट में जहाँ जज बैठते थे वो एसी था सारा, और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी। तो कौन कौन मिलने आता था, ये कुछ हिंट या नहीं? देखें, मिलने तो उसको काफ़ी लोग आते थे, काफ़ी लोग आते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ था। क्योंकि वो
काफ़ी सारी एसेट थी जिनको वो बेचना चाहते थे और उनके कई सारे उनके जो बायर थे अमेरिकन थे, यूके से थे या और फॉरेन बायर थे, इसीलिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। नहीं, लेकिन वो ये तो सही है, लेकिन कहानियां तो ऐसी है ना कि जितने एक्सेस था उससे ज्यादा लोग आया करते थे, दिन भर में 2-4 बार आना जाना, अलग अलग लोग आना जाना। हाँ। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या फैसिलिटी के नाम पर वहां मिसयूज करते हैं? ये कनेक्शन होता है, संबंध होता है, एक दूसरे से मिली भगत करके सब हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जहाँ आपको मौका मिलता है आप सिक्सर लगाते ही, उनको मौका मिला था। हाँ। अच्छा, वो उसको टेम्परेरी स्पेशल जेल बनाया था कोर्ट कम्प्लेक्स। तो उसमें उन्होंने देखा था कि कोई ऊपर देखने वाला है नहीं, खाली एक सिपाही खड़ा होता है और कोई है नहीं। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि उनको मिलने के लिए जो है एयर होस्टेस आती आज ही मैंने आपकी बुक सर ऑर्डर की है, क्योंकि हमने देख तो ली थी, लेकिन अब पढ़ने की अंदर से जिज्ञासा हुई। और अब उसको पढ़ने के बाद दोबारा जब आपसे चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें मुझे लग रहा है कि बिल्कुल साफ हो जाएगी। यू आर वेलकम। तो उसमें मैंने लिखा है कि उनको एयर होस्टेस मिलने के लिए आती थी और बहुत लोग व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी आते थे। एयर होस्टेस से कौन सी मीटिंग इनकी हुआ करती थी? वो उनको एज ए पर्सनल असिस्टेंट उनको बुलाते, क्योंकि पर्सनल स्टाफ की जो है सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी हुई थी। वो कहते थे ये मेरा पर्सनल स्टाफ है एयर होस्टेस। हाँ, उनके एयरलाइंस के। हाँ, वो मेरा टाइप करती है, वो करती है। हाँ। ये कहानी उनकी रही। अच्छा, एक 2023 में घटना घटी टिल्लू जौनपुरिया की। अब मैं इस बात को मैं लॉरेंस गैंग से जोड़ रहा, कई और गैंग्स वहां पर, टिल्लू ताजपुरिया नाम था। दरअसल तिहाड़ के भीतर ऐसा कैसे यह संभव है कि गैंग जो है यूनाइट वहां पर हो जाते हैं और गैंग वॉर जेल के भीतर शुरू हो जाती है? और जो ब्रूटल मर्डर किया गया था, जो पता नहीं अब चाकू जैसा कुछ नोकीला हथियार था उससे गोद गोद के मारा गया था, अगर तिहाड़ के अंदर ये सारी चीजें संभव हैं तो फिर देश की कौन से जेल में कहा जाए कि फिर सिक्योर जेल होगा? ये हर एक जेल में संभव है। देखिए क्या है कि दिल्ली में आज मुन्ना बजरंगी इधर मारा गया। दिल्ली में ना गैंग बहुत हो गया। वो ज्यादातर गैंगस्टर जो है ये नहीं कि सर्वाइवल के लिए गैंगिज्म कर रहे हैं, ज्यादातर जो गैंगस्टर हैं और पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा उनके पास खूब है, वर्चस्व के लिए खूब पैसा है उनके पास, और पैसे के लिए, वर्चस्व के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, उसकी लड़ाई है। इसमें क्या होता है, जैसे दिल्ली में जब मैंने ज्वाइन किया तब 2-3 गैंग होते थे और वो भी दिल्ली के बाहर के लोगों के होते थे। अब दिल्ली के अंदर इतने सेल्फ ग्रोन इतने गैंग बन गए हैं। ये बढ़ा कब से? लॉरेंस के उदय के बाद से? आप ये नहीं, लॉरेंस तो बहुत बाद में आया। उससे पहले नीरज भवानिया था और कई थे ऐसे। तो ज़्यादातर ये आप देखें, जितने गैंगस्टर आप देखोगे अपनी जात साथ लगाते हैं या अपनी जगह का नाम साथ लगाते हैं। पुराने टाइम पे जगह का नाम लगाते थे उस जगह को इज्जत देने के लिए। आज उस जगह का नाम बड़े अभिमान के साथ लिखते हैं, उस गांव का नाम जैसे बहुत रोशन कर रहे हैं, और गांव वाले भी कहते हैं अरे टिल्लू तेजपुरिया हमारे यहाँ से है। उनको अगर वहां के गांव का कोई शहीद होगा, उनको नहीं पता होगा कि इस गांव से कभी शहीद भी पैदा हुआ था। पर टिल्लू तेजपुरिया, तेजपुर गांव का नाम है। लॉरेंस के साथ लोग कनेक्ट करने लगते हैं, अरे हमारे विश्नोई समाज का है, ये है वो है, अब वो रोल मॉडल समझने लगते हैं। हालांकि ये नेगेटिव है, ये नहीं करना चाहिए। इसी से देखिए, इससे पता लगता है कि हमारी सोसाइटी का कितना मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है। तभी तो देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी आपको ठीक बात बताता हूँ। क्या है कि दिल्ली में अगर आप 10 क्राइम होते हैं ना, एक केस में, जो मेरा अपना हमने रिसर्च किया था, एक केस में एफआईआर दर्ज होती है, 9 केसों में तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। तो अगर एक केस में एफआईआर दर्ज होती है, अगर आप लगाओ 9 केसों में एफआईआर दर्ज शुरू हो जाए, आप सोच सकते हैं वो एक्चुअल क्राइम फिगर होगी। तो सर आपके जेल में तो जगह भी नहीं बचेगी। जेल में जगह नहीं बची, जबकि अभी भी 10 के खिलाफ 20 हमारे पास हैं और अभी जेलें बना रहे। देखो जेलें कितनी कैपेसिटी, कितने इस समय होंगे कैदी वहां? 20,000 प्लस है। 20,000 प्लस है। ये आपके समय की बात है? नहीं, अब आपकी मैं बता रहा हूँ। 20,000 प्लस है। देखिए क्या होता है कि जेलें बनाना सरकार का काम है। सरकार जो है हॉस्पिटल बना देगी, कम्युनिटी सेंटर बना देगी, स्कूल बना देगी, क्योंकि उनसे वोट मिल रहे हैं उनको। जेलें बनाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्या है, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में ज़्यादातर स्टाफ जो डेपुटेशन पे आता है, जो कमांडिंग पोजीशन में होता है वो डेपुटेशन पे आता है। उनको कोई चिंता नहीं होती कि जेलें बनानी है या नहीं बनानी। उसका नतीजा ये होता है कि जो हमें टाइम के साथ जेलें बनानी चाहिए, हम वो नहीं बना पाते। और हम बड़े प्राइड से कहते हैं कोर्ट के आगे जब जाते हैं ना,
सर हमारी जेल में 10,000 रखने चाहिए, 20,000 रखे हुए हैं। हाँ, अरे यार गलती किसकी है? तुम अपनी गलती कोई वहाँ मैग्नीफाई कर रहे हो कोर्ट के आगे। हाँ, जेलें आपको बनानी चाहिए थी ना। डीजी प्रिजन को चाहिए किसी भी जगह को वो जेल डिक्लेयर कर सकता है जब अगर ओवर क्राउडिंग नहीं करते। बिल्कुल। तो अपनी गलती का फायदा आप कोर्ट से उठाने की अच्छा, कोशिश आप करते हो। सस्पेंशन भी झेला आपने, कोर्ट से कभी फटकार लगी है यहाँ जब आपकी पोस्टिंग थी तो? कोर्ट से तो फटकार लगती रहती लगती है, रहती खाली मुझे नहीं, मेरे काम के लिए नहीं। वो होती थी जेल के काम, जेल की कोई बात है तो उस पर फटकार लगती रही। हाई कोर्ट से भी लगती थी, सुप्रीम कोर्ट से भी लगती थी, और नीचे की कोर्ट से भी तो वो गुस्सा आप आके कैदियों पे नहीं उतारते थे? ना ना ना, नहीं। वो दिमाग भगवान ने एक, मेरे घर का कल्चर एक ऐसा था जहाँ रोज हवन होता हो तो वहाँ पे आपको गुस्सा तो आएगा ही नहीं। नहीं, अच्छा, आपको लेकर तो कहते हैं कि बड़े डिसेंट जेलर आप थे। वहाँ के जो लोग जानते हैं या जो पत्रकार जाके वहाँ पे कवर किया करते थे उस दौर के, बड़े डिसेंट थे। दूसरा कोई आपकी जगह होता तो रौब दिखाता, भाई हम जो है कि तिहाड़ के जेलर हैं। हमने कहा ना वो वाला जो एकदम बहुत बड़ी खनक बात होती है। देखो जो रोब दिखाने वाली बात होती है, हर एक रोब के पीछे छुपा होता है बेईमानी। बेईमानी। आप जितना रोब ज्यादा दिखाओगे उतने पैसे आप ज्यादा आएगी। एक्सटॉर्ट करोगे। आप अगर हंसोगे, कैदियों से हंस के बात करोगे तो आपको कोई पैसा देगा? हल्के में ले लेंगे। हल्के में ले लेंगे। तो इसलिए जितना गुस्सा करके अपना बीपी बढ़ाते हैं खाली पैसे के लिए, गुस्सा करके अपने परिवार का माहौल बिगाड़ते हैं पैसे के लिए। तो कैसे कैदियों से कैसे पैसे आते हैं? देखिए क्या होता है कि अगर पैसे वाला आदमी आ गया, उसके हाथ में आप झाड़ू पकड़ा दो, पहले दिन है झाड़ू पकड़ा दो, टॉर्चर करो जी, टॉर्चर ही टॉर्चर ही है, उसको फ्लश साफ कर, झाड़ू लगा, तो वो समझ आएगा कि जेलर क्या उसका चाहता है। ईगो हर्ट होगा और वो हाँ, उसका ईगो हर्ट होगा और वो समझ जाएगा कि क्या चाहता है। और जब उसके सामने आप गाली निकाल रहे हो, उसके सामने आप बड़ा गुस्से में बात कर रहे हो, वो समझ आते हैं पैसे चाहिए। तो वो फिर अपने घर वालों को कहते हैं कि आप इस जेलर को मिल लेना। साइलेंट भाषा है, साइलेंट भाषा है, लिफाफे की लिफाफे की जो भी है, वो कहते हैं इनको जाके बाहर मिल लेना, और बाहर मिल के वो जो भी आपकी सेटलमेंट करनी है। फिर अगले दिन से झाड़ू हट गया सब कुछ, और बिल्कुल टीवी भी सब सेट लग गया, सब टीवी लग गया, अपना सेल में पहुंच गया, सब कुछ जो है उसका हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें कहा जाता है कि जो फर्स्ट टाइम जेल में आया है तो उनको टॉर्चर ना करो, उनको उनके पास स्टाफ भी ऐसा रखा जाता है जो कि उनसे बहुत सॉफ्टली बात करता है। तो पर फिर भी वो नहीं, तो जो इसलिए जो प्रिजनर जो पैसे वाला थोड़ा सा भी आएगा, पहले से ही वो अप्रोच लगा के आएगा, या तो डीजी के अप्रोच लगा के आएगा, या सुप्रीम जेल के अप्रोच लगा के आएगा, या किसी डीएसपी उसकी इन्फ्लुएंशियल बंदे के अप्रोच लगा के आएगा। ऐसे अप्रोच से तो कोई मानता नहीं है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। तो जो भी उनका आपस में सेटलमेंट हुई है उसके हिसाब से आते हैं जेल में आके बिल्कुल ठीक तरीके से रहने के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। केजरीवाल से मुलाकात आपकी सरकार में रही? हाँ, जेल में आने के बाद तो हुई नहीं। केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं तब भी उनसे 2-3 बार मिला था, और फिर वो जेल के अंदर भी आए थे तब भी मैं मिला था उनसे। हाँ। तो एक तरफ सरकार के मुखिया, दूसरी तरफ जेल में बैठे हुए थे, वो दोनों अनुभव कैसा रहा? देखिए क्या होता है, कभी आप राय भी लेते रहे होंगे, देते भी रहे होंगे, और कभी जो है कि उसी सेल में बैठे हैं वो क्योंकि मैं लीगल एडवाइजर था, तो मेरा काम ही एडवाइस देना होता था। क्या होता है कि जब एक सीएम टाइप बंदा जेल में आ जाए। अच्छा, दोनों की कहानी बताइएगा, सत्येंद्र जैन की भी और इनकी भी। तो और संजय सिंह तो खैर बाद में गए, उनसे मुलाकात नहीं रही होगी? उनसे मुलाकात। देखिए क्या होता है कि जब भी सीएम या जेल मंत्री जो जेल का पूरा मालिक है वो जेल के अंदर आ गया, तो उसमें ये बड़ा लाजमी होता है कि आपके जो दूसरे जो प्रिजनर होते हैं, आम प्रिजनर होते हैं, वो कोशिश करते हैं उनकी सेवा के लिए उनके आगे आने की। स्टाफ भी कोशिश करता है उनसे अपने रिलेशन बनाने की। ये खाली इनके साथ नहीं, कोई भी पैसे वाला बंदा भी आ जाएगा या कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाएगा, आपको अप्रोच आएंगी प्रिजनर के, सर मैं इनकी मालिश कर दूंगा, मैं इनका खाना बना दूंगा, सर मैं इनके यहाँ सफाई कर दूंगा। तो वो करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये आपने जनरली देखा होगा कि पॉलिटिशियन कोई जेल में जाता है ना, तो वो, मैं अभी एक कहानी पढ़ रहा था किसी जेल की, वो पॉलिटिशियन थे, वो उस प्रिजनर को भी छुड़वा के ले गए, उस प्रिजनर को छुड़वा के ले गए बाहर, उसकी बेल वगैरह करवाई, अब वो उनके साथ नौकरी कर रहा है। लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जाता है कि जब जेल में हुआ करते थे तो 2-4 10-20 चमचे ऐसे, या जो बहुत करीबी हुआ करते थे, वो अपने आप लोग आ जाते थे, अपने आप आ जाते थे। प्रभाव की वजह से या फिर
हाँ। बाद में कोई फायदा पहुंचा देंगे इस नहीं वजह नहीं, से। प्रिजनर्स की लाइन लगी होती है इनकी हाँ। सेवा करने के लिए। उनको ये होता है कि जब ये बाहर जाएंगे, जेल में हमेशा तो रहना नहीं, महीना 2 महीने 3 महीने 4 हाँ, महीने ये रह तो निकल जाएंगे, जाएंगे। ये तो निकल हाँ। जाएंगे। फिर उनको कहेंगे, जो जेल में सेवा करेंगे उसके बदले में कहेंगे कि हमारे बच्चे को नौकरी दे दो, अच्छा, हमारे उसका कोई बिजनेस खुलवा हाँ। दो। बस सीएम है, वो तो कुछ भी करवा करवा सकता देगा, है। हाँ। तो हमेशा लाइन लगी, और इवन कोई पैसे वाला भी आ जाएगा, उसकी सेवा करने के लिए भी लाइन लगी होती है, ताकि कुछ पैसा हमें दे दे। ये जेल में आप देखें ना, 80% पॉपुलेशन गरीब घरों की है। गरीब घर आप किसको कहेंगे? गरीब घर आप जो जेल की भाषा है उसमें उसको कहते हैं जिसकी कि 8,000 रुपये महीना से आमदनी कम है। मतलब आपका 1 लाख रुपए लगा लो, हाँ। कि एक अगर साल उसे में एक साल किसी में, तरीके से हो गया था। हाँ, आप सोच सकते हैं 1 लाख रुपए में क्या होता है। 80%, 80, मैं कहता हूँ कई जेलों में तो 85% तक है कि जो कि गरीब उससे है। दिल्ली की मैं बता रहा हूँ आपको 80% है। तो जब ये लोग जेल में आते हैं तो इनका बिल्कुल ही बेचारा कोई रिक्शा पुलर है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई कुछ कुली का काम कर रहा है। तो वो ऐसे कैदियों के जो प्रभावशाली हैं उनके करीब आना हाँ, चाहते उनके करीब आना करीब चाहते हैं, आना ताकि जो है वो उनको बाहर जो उनका, अगर उनके पास नौकरी नहीं है, उनकी घरवाली को या किसी को भी जो है नौकरी वो दिलवा हैं। ये तो सके। सर जेल कहा जाए तो फिर कैदियों के मिलन का बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। ये तो बाहर जाके फिर मान लीजिए कोई अपराध भी करवाना चाहेगा, उसका पूरा नेक्सस बन गया, गैंग बन गया। वो भी हो सकता है इसका। इसलिए हमारा जो पहला वो काम हमारा होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। मैंने बताया ना, सिक्योर कस्टडी का मतलब ये है कि कोई भी हैबिचुअल प्रिजनर जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के कांटेक्ट में ना आए। नहीं तो वो तो स्कूल कॉलेज बन जाएगा क्राइम का, और उसके गैंग में भर्ती होते जाएंगे। पहले ऐसे होता था कि जब किसी गैंगस्टर को अपने गैंग में भर्ती करनी होती थी, वो अपना जेल में आ जाता था और अपने गैंग की जो भर्ती कर, उसको लगता था ये बंदा थोड़ा दिलेर लग रहा है, ये बंदा जो है उसके लिए काम कर सकता है, तो वो बेल उसकी करवाते थे। बेल करवा के बाहर लेके, बेल करवाना सबसे बड़ी फेवर होती है। आपके लाइफ में बहुत बड़े ऐसे इवेंट आए, चाहे वो इंदिरा गांधी के जो हत्यारे रहे हैं उनके फांसी का मसला रहा हो, चाहे अफजल गुरु वाला रहा हो, टाटा बिरला को भी आप ही ने फांसी पे, टाटा बिरला को उस दौर में रंगा बिरला, माफ करिएगा, रंगा बिरला को। हाँ। अच्छा, तो ये जो जितने भी फांसी का दौर चला, सबसे कठिन दौर कौन सा था आपके लिए, सबसे मुश्किल टाइम? नहीं, मेरे को हर एक, जब भी, क्योंकि मैं फांसी की सजा के दबाव खिलाफ, किसका प्रेशर था, किस पे फांसी ज्यादा? की सजा के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ। देखो दबाव क्या होता है, अब जैसे इंदिरा गांधी के किलर थे, तो इनके लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी, क्योंकि वो मसला ही ऐसा था, पूरा देश उस समय। अफजल का वो था तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी। बहुत बड़ी बात थी। मकबूल भटका था तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी। अगर किसी गरीब को लटका रहे हो, करतार उजागर को आपने लटकाया, कोई पूछने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं पूछने वाला नहीं। तो हर एक उसमें जो है सिक्योरिटी, वो तो रंगा बिल्ला को लटकाया था तभी सिक्योरिटी थी, बात लगाई हुई थी। उनको कौन पूछने वाला था? उनको पूछने वाला तो कोई नहीं था, पर इन्होंने ऐसा हीनियस क्राइम किया था। अगर आप कि देश के अंदर गुस्सा था। आप मेरे से अगर मेरी बात अगर आप सुने कि अगर पहला निर्भया कांड अगर हुआ था तो वो इन्हीं लोगों ने किया था, रंगा बिल्ला ने। मतलब बहुत हीनियस वो था, भाई बहन को मार देना, बहन का रेप कर देना, बहुत बड़ा इन्होंने वो किया था। उस टाइम पे जो जनता का गुस्सा था, मेरे को अभी भी मैं याद करता हूँ। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो इस आर्मी ऑफिसर के घर पे गए थे कंडोल करने के लिए। नहीं तो मैंने नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर किसी विक्टिम के घर जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इनके घर गए थे। मतलब इतना गुस्सा था। वो मैंने जब पढ़ा था कि लोगों के अंदर वो, समझिए कि निर्भया तो पार्ट सेकंड था, जब लोगों के अंदर वो एग्रेशन समय भी बदल गया था, लेकिन उस दौर में लोगों के अंदर वो गुस्सा था कि पा जाते बाहर तो शायद अपने हिसाब से फैसला कर देते। बहुत ही गुस्सा था। अच्छा, मकबूल भट्ट को लेकर कहा जाता है कि चूंकि देखिए वो टेररिज्म को लेकर या फिर कश्मीर को लेकर जो भी उसका नजरिया रहा हो, कहीं मैं पढ़ रहा था या शायद आप ही की कहीं बात की, वो बातचीत करने में बड़ा डिसेंट आदमी था। हाँ, नहीं, बहुत बात करने में बहुत डिसेंट था। तो हम तो टेररिज्म को लेकर सोचते हैं कि बहुत एग्रेसिव होते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जितने बड़े बड़े जिनको आप डेंजरस क्रिमिनल कहते हैं ना, ये जेल में जो है, क्योंकि जेल को अपना दूसरा घर मानते हैं, जेल में बिल्कुल डिसेंट बात करते हैं। मुख्तार नहीं था, बिल्कुल डिसेंट। जो टुच्चे टाइप होते हैं ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो टुच्चे टाइप होते हैं, खोखले होते हैं, वो जेल के अंदर शोर शराबा करते हैं। नहीं तो असली बदमाश आप देखेंगे तो जेल में कभी भी जेल वालों को कभी तंग नहीं। लॉरेंस का बिहेव कैसा रहता था? लॉरेंस बोलने में बहुत मीठा, बहुत मीठा,
पर मोबाइल यूज कर रहा है, ये बहुत उसका बड़ी होता फैन है। फॉलोइंग है। अब सरकार जैसे हैंडल करे, देखिए आप तो सुन रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई बोलने में बहुत मीठा और टेक्निकली कैसे साउंड है वो। टेक्निकली उसकी ठीक, उसकी नॉलेज भी अच्छी है, और एक जो एक आप IQ लेवल कहेंगे तो काफी ऊपर है, काफी ऊपर है। हाँ। तो इनका क्या होता है कि ये लोग खेलते हैं जातों के ऊपर, जात का, जैसे बिश्नोई में भी कई सारे इनके ग्रुप बने हुए हैं, पर ज्यादातर ग्रुप जो इनको वो कर रहे हैं कि सलमान खान को ये धमकी दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसके सलमान साथ के हैं। नाम पे जो है, सलमान के नाम एक पे ये पूरा बड़ा वर्ग साथ में है, बड़ा वर्ग साथ में। और लॉरेंस बिश्नोई और को पता है कि इनको हैंडल आप कैसे जितनी करना भी देखेंगे ना गैंगस्टर्स, ज्यादातर गैंगस्टर के पीछे जो सपोर्ट होती है उनकी जातों की होती है। अच्छा, थोड़ा बताइए खुल के, जैसे बोलने में बड़ा मृदुभाषी है ना, और क्या ऐसा लॉरेंस बिश्नोई में अलग दिखा? उसमें यह है कि वो एक उसमें विश्वास करता है डिवाइड एंड रूल्स वाली, उसमें कि लोगों को डिवाइड करो, धर्म के नाम पे डिवाइड करो, जात के नाम पे डिवाइड करो। अच्छा, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो लगता नहीं चेहरा देखकर इतनी मेच्योरिटी होगी, नहीं, या इतनी ये सब खेलने के लिए इतना गेम नहीं, अगला कॉलेज तक गया हुआ है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका एक थिंकिंग लेवल क्या होगा। तो जो कुछ वो करता है वो कोई उस तरीके से नहीं करता जैसे कि एक आम जो एक खोखला बंदा करता है, वो काफी मैच्योरिटी से करता है ये। अच्छा, अब अंदर की बात तो खैर वो आपको पूछूंगा कि क्यों अब तक जो है कि इस पर वो एक्शन नहीं हुआ, लोग पूछते हैं। क्या किसी की शय है क्या, जेल के अंदर कभी ऐसा था? देखिए क्या होता है कि इसके केस में जो है कोई भी अगर प्रिजनर होता है जिसकी कई स्टेट्स में डिमांड है, तो डिमांड मींस मतलब कई जगह उसके ऊपर केस चल रहे हैं, अच्छा। उसको जाके कोर्ट में, मतलब कोर्ट में उसकी डिमांड है, तो गवर्नमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि आप एक ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इसको इस जेल से लेके कहीं और बाहर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी को खतरा है या किसी और की सिक्योरिटी को खतरा है। उसमें CRPC में और अब जो हमारा जो नया लाया है उसमें पावर है गवर्नमेंट को, किसी को भी आप रोक सकते हैं पर्टिकुलर स्टेट में। अब जैसे इसके लिए ऑर्डर पास किए हुए हैं, जो पुराना 269 CRPC होता था, उसमें ऑर्डर पास किए हुए हैं कि वो वहीं गुजरात की जेल में रहेगा। गुजरात की जेल में उसको थ्रेट यहाँ पर ज्यादा है, वहां सेफ ज्यादा है। और ये वाली पावर जो है रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में जो है कोई एक्सरसाइज करता सर, है। गुजरात के जेलों को लेकर तो अब लोग, अतीक भी वहां पे गया था, उसके बाद जो कि लॉरेंस को वहां पर रखा गया है, सोचने वाले बहुत अपने तरीके से हिसाब किताब लगा लेते हैं। अच्छा, चार्ल्स शोभराज को लेकर कहा जाता है कि चूंकि आप बहुत करीब रहे, वो सीन जब मैंने भी देखा पहली बार जब वेब सीरीज आई थी, तो मैं भी बहुत चक्का हो गया था। जैसे आप ना, तो मैंने कहा सच में उतना क्लासी, उतना वेल ड्रेस्ड आदमी, सूट बूट में रहने वाला, कोर्ट के नियम तो जो है वो तो मुझे लगता है कि वो ड्रेस कोड होता है, तो कैसे ये संभव, कैसे वो फैसिलिटेट किया जाता था उसको कि वो ये तमाम चीजें रख लेता था या कर लेता था? देखिए उस टाइम पे ना B क्लास और C क्लास का होता था, आजकल तो कोई क्लास नहीं है, सब एक ही क्लास में होते हैं। उस टाइम पे B क्लास होती है और C क्लास होती है। तो जब B क्लास का था, B क्लास वाले अपने आप को ऐसे समझते थे जैसे वो तो मास्टर हैं, और C क्लास वाले उनके स्लेव हैं, और इनफैक्ट C क्लास वाले जाके उनकी सेवा भी करते थे, मालिश भी करते थे, सेक्सुअल उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, उनका खाना वगैरह भी बनाते थे। तो और जो भी B क्लास का प्रिजनर होता था, जब भी कोर्ट में कोई अर्जी देता था, उसमें लिखता था कि पेटिशनर इज ए B क्लास प्रिजनर। तो फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर एक बहुत, मैं बताऊं आपको, जो B क्लास, A क्लास, C क्लास, ये कौन डिसाइड करता है? ये अंडर ट्रायल के केस में तो कोर्ट डिसाइड करती थी, और कन्विक्ट के केस में जेल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता था। तो जब सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था, मतलब ये, मतलब इनके पास जैसे काम करने के लिए B क्लास वाले को दिया हुआ था, एक हक दिया हुआ था कि C क्लास वाला उसके आके सफाई वगैरह कर सकता है। हर एक प्रिजनर को अपना काम खुद करना पड़ता है, पर B क्लास वालों के लिए ये पावर होती थी कि बाहर से प्रिजनर आएगा, वो आके इनको हेल्प। समझ गया उसमें जो है कि अच्छा, आखिरी सवाल है, चूंकि समय आपने कम दिया है आज आपके पास बेचारा, आपने जेल मैनुअल में या कहा जाए कि जेल रूल में कॉन्डोम रखवाया था। लोग ये पूछते हैं उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई थी कोर्ट में, कोर्ट में माफ करेगा, मतलब तिहाड़ में, सेल में, बैरक में, आखिर कैसे, वो क्यों आपने रखवाया था? कि एक NGO आई, उन्होंने ना जेल में सर्वे किया, और उन्होंने अपना जो फाइंडिंग दी उसमें कहा कि जो ये जो होमोसेक्सुअलिटी, मतलब
सोडोमी जिसको कहते हैं, ये मुंडा वार्ड जिसको कि 18 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं, किशोर वार्ड जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा 80% तक है। और बाकी जगह किसी जगह 20% है, किसी जगह 25% है। अब हमने ये सोचा उन दिनों में ना ये 90 तो सर इलीगल भी रहा होगा उस समय। मैं आपको बता रहा हूँ 94 की बात है। तो जब उन्होंने ये फाइंडिंग दी और हमने जब देखा कि हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट कोई करवाता नहीं था, इसका मतलब या तो मिले हुए थे दोनों मिलके सेक्स करते थे, या वो जो है डर के मारे कंप्लेंट नहीं करते थे। तो हम उन दिनों में एड्स वगैरह बहुत फैला हुआ था, HIV नया नया आया था, 94 की बात मैं बता रहा हूँ, तो नया नया आया था। तो हमने कहा ये तो HIV अगर फैल गए तो पूरे देश में फैलाएंगे HIV, क्योंकि बाहर जाके भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो हमने कहा क्यों ना हम जो है इसमें कंडोम रखवा दें। हमने फिर सारी जेल में ही हमने कंडोम रखवाए थे, पार्टिकुलरली इस वार्ड में जो जहाँ मुंडा वार्ड होता है 18 से 21 साल वाला। तो उसमें जब किया तो किसी ने वकील साहब ने या PIL लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में कि इससे आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि आप होमोसेक्सुअलिटी करो। तो हाई कोर्ट ने उनकी बात मान ली, तो हमारे इस एक्शन को जो है ना हटा दिया गया था, हटा कैश कर दिया। कैदी खुश थे? कैदी तो खुशी थे वो। उनका अगर कंडोम आप करते तो कंडोम में शायद वो पकड़े भी जाते, कोई कंडोम निकाल रहा है, कोई देख लेता है ये कंडोम इसने निकाला, इसका मतलब होमोसेक्सुअलिटी करता है। वो तो खुश थे, उनको था कि अखबारों में ये क्रिटिसाइज हुआ था कि इसको अप्रिशिएट किया गया था दोनों तरफ इस कदम को, दोनों तरफ से अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात पे कि हम आगे का जो बड़ा एक खतरा था उसको हम रोक रहे हैं। और इसको जो वो डेप्रिशिएट कर रहे थे इस बात पे कर रहे थे कि हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि तुम जो है सेक्स करो। अच्छा। हाँ। एक कोई नाई था, काम करता था, वो भाग गया था। ये जनरली होता रहता है। तो सर यही तो सवाल है कि लोग कहते हैं कि तिहाड़ में इतने सुराग हैं कि कभी जो है कि चार्ल्स शोभराज भाग जाता है तो कभी नाई भाग जाता है। ये सुराग कैसे बन जाते थे क्या होता सिस्टम है, से? ये जो भागते हैं ना जनरली ये नहीं कि वो जैसे आप पंजाब में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, झारखंड जाएंगे, वहाँ पे जो प्रिजनर भागते हैं बाहर से लोग आते हैं उनको रेस्क्यू करके ले जाते हैं। वो आर्म्ड गार्ड आते हैं, आर्म्ड वो आते हैं लोग और जाके जेल वालों को ठान किया और अपना निकाल के ले गए। तिहाड़ जेल में ये इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने सबसे सुरक्षित जेल तब भी मानी जाती थी, अब भी है। यहाँ पे बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो हमारे को हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीटिंग होती है। जो हमारा लॉ कहता है वो ये कहता है कि जेलर इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। आप अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे? आपने मुझे चाय पिलाई है तो आप अपने गेस्ट को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे ना। तो जब आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसका बर्थडे है वो भी आप मनाएंगे, मनाने देंगे, या किसी घर में कोई दुख है तो उसमें आप उसको गरीब में जाकर उसको सांत्वना देंगे। हम हवन वगैरह बहुत करवाते थे जेल में, जब भी कोई बात होती थी हवन करवाते थे। अभी लाल किताब का जिक्र होता है आपके समय में कि वो लाल किताब में बहुत कुछ हुआ करता था। तो प्रिजनर्स जो है उसमें बड़ा मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन उसमें पार्टिसिपेट करते थे। मुस्लिम उल्टा ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे जो हम हवन करवाते थे। तो ये सब एक हमारा होता है कि उनके साथ एक फैमिलियरिटी बढ़ाने के लिए। तो अगर उस फैमिलियरिटी को कोई तोड़ता है, अब चार्ल्स शोभराज जैसे है, उसने बर्थडे वगैरह हम सबके मनाते रहते थे, इसका बर्थडे मनाया तो इसने उसमें नशीली दवाइयां कुछ मिला दिया, ये भाग गया। ऐसे ही आप शेर सिंह राणा का देखेंगे, इसके ऊपर तो आप लोग भरोसा करते थे, मैंने सुना सब पे हम सब पे भरोसा। ट्रस्ट ऐसा था कि आपको ही जो है कि उसने सिग्नेचर वगैरह करवा के दे दिए। हाँ, नहीं ट्रस्ट हम उसको इसलिए करते थे हर एक का। मैंने आपको बताया अगर हमारी जेल की वो ना करे, हमारे साथ वो ना करे, हाँ तो अगर हमारी हेल्प ना करे तो हम 1 घंटा जेल नहीं चला सकते। मैंने आपको बताया था। अब चार्ल्स शोभराज था, ये लोगों की पेटिशन बनाता था, लोगों के इस मुकदमे जो ये बनाता था, पेटिशनें जो बनाता था, उस पर रिलीफ एकदम मिल जाती थी बानिस्बत की जो वकील हमारे बना के भेजते हैं। और प्रिजनर भी हमारे जो है, चाहे पैसे वाले हों चाहे गरीब हों, उनको लीगल एड के एडवोकेट पे इतना विश्वास नहीं होता जितना कि इसके ऊपर विश्वास होता था। और उसका वो फायदा उठाता था। उसका वो फायदा उठा गया, बिल्कुल सही। और इसीलिए कनेक्शन बिल्डअप करता गया वो। और जितने भी आप देखेंगे एस्केप शेर सिंह राणा का देखेंगे या और आप देखेंगे, शेर सिंह राणा का चैप्टर पूरा बचा हुआ है। वो मैं किसी दिन पूरा आपसे जब बातचीत करूंगा तो मैं चाहूंगा, पक्का, क्योंकि आधे घंटे में आपकी कहानी हम समेट नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब वेब सीरीज बनाने वाले थक गए, वो नहीं समझ पाए, तो हम कहां से समेट पाएंगे? क्योंकि हर एक कैरेक्टर, हर एक चैप्टर, हर एक कैरेक्टर, हर एक चैप्टर है, एक चैप्टर है। और वो कहानी अगर बढ़ेगी तो 35 साल का सफर
एक जीवन काल में बहुत लंबा होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आए, आपने ये बातें कही हैं और बताई हैं जेल के अंदर की वो कहानियां, चार दीवारी के अंदर जो कौतूहल होता है। कहा ना, कैंटीन के झगड़े से लेकर वर्चस्व की लड़ाई, फिल्मों की कहानियों से लेकर किताबों की लाइनों तक जो कैदियों के जीवन को दर्शाते हैं वो हम आप पढ़कर सुनकर, लेकिन यहाँ एक कहिए कि रिंग मास्टर के तौर पर जो सबसे बड़ा वहाँ पर खिलाड़ी होता है वो खुद बैठे हुए हैं सर हमारे साथ। शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से आगे भी जो कहानियां रहेंगी अब हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि एक और बार समय लिया जाए सर आपसे, और उसमें पूरी तफसील से, विस्तार से पूरे जेल की कहानी, 35 साल के सफर को हम आपके सामने दोबारा प्रस्तुत कर पाए। धन्यवाद आप सभी का।